हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स टर्म 2 के कोर्स में आपका स्वागत है। और इस कोर्स की शुरुआत, इस फिजिक्स के कोर्स की शुरुआत हम रे ऑप्टिक्स से करते हैं। रे ऑप्टिक्स इसका पहला चैप्टर होता है। तो रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक लिया जाता है रिफ्रैक्शन। तो आइए हम रिफ्रैक्शन से शुरुआत करते हैं। रिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले देखिए रिफ्रैक्शन होता क्या है कि व्हेन a ray goes from one medium to another medium it changes its path, called refraction। देखिए जब कोई भी रे होती है, लाइट रे, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये अपना पाथ चेंज कर लेती है, रास्ता चेंज कर लेती है। इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखिए जैसे पाथ चेंज करने का, देखो हम क्या लेते हैं, पेयर लेते हैं दो मीडियम के, पेयर ऑफ मीडियम। ठीक, जैसे मैं ले रहा हूं यहां पे एक तो एयर ले रहा हूं और एक ले रहा हूं वाटर। तो ये तो मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम हो गया 2। ओके, यहां पे एक ड्रॉ करो नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम रे डालेंगे तो वहां से हम ये बता सकें कि कितने एंगल पर रे डाल रहे हैं। तो ये मेजरमेंट में लाने के लिए हम ये नॉर्मल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे पता चल जाए कि नॉर्मल से कितने एंगल पर रे को इंसिडेंट किया गया है। तो देखिए ये है आई एंगल पे, मान के चलो इंसिडेंट किया है। तो रे क्या है ना, ऐसे रास्ता है रे का, ये डायरेक्शन है रे की, बट ये अपना रास्ता क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। या तो ये इधर की तरफ आ जाएगी, ओके ठीक। अगर हमने इसके मीडियम को उल्टा कर लिया, देखो ये वाटर है और ये एयर है। उल्टा करने का मतलब है पहली बार रे को हम एयर टू वाटर दे रहे थे, अब वाटर टू एयर देंगे। मान के चलो ये नॉर्मल से यहां से आई एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आई एंगल पे हम इसको इंसिडेंट करा रहे हैं, तो अब क्या होगा कि ये रे रास्ता चेंज करके इससे दूर हो जाएगी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो देखो एयर टू वाटर जब रे जा रही है तो वो नॉर्मल की ओर आ रही है, और जब वाटर टू एयर जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर हट रही है। तो यहां पे बेंडिंग हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहां पे रे क्या हो रही है, अवे हो रही है फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दोनों फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहां या तो रे बेंड हो जाए नॉर्मल की तरफ, या रे अवे हो जाए नॉर्मल से, तो इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखिए रिफ्रैक्शन, जैसा कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मीडियम होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के मीडियम होते हैं। ठीक, जैसे अब मैंने अभी अभी लिया था एयर और वाटर। तो ठीक है, वाटर क्या हो गया, ये डेंसर हो गया, ये कैसा मीडियम हो गया, डेंसर। एयर क्या हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया। इसमें मॉलिक्यूल डेंसर में पास पास होते हैं और रेयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। ठीक, अच्छा अगर कोई कहे एक और पेयर लेते हैं, जैसे वाटर का ले लो और ले लो ग्लास का, ठीक है। तो यहां पे जो ग्लास होता है ना, कांच, इसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड हो जाता है वो, ठीक है। तो ये फिर यहां पे ये डेंसर हो जाएगा इस पेयर में, और इस पेयर में ये क्या हो जाएगा, रेयरर। तो एक्चुअली ये कंपैरिजन है। यहां पे वाटर देख रहे हो, वाटर क्या है, रेयरर, और यहां पे वाटर क्या था, डेंसर। यहां पे ग्लास क्या है, डेंसर। ओके, और तो आप ये समझिए कि कोई चीज कब तक रेयरर होती है, जब तक कोई डेंसर ना हो, और कोई चीज कब तक डेंसर होती है, उससे कोई भी रेयरर होनी चाहिए, तभी वो डेंसर होगी। तो किसी रेयरर कोई चीज जब तक है जब तक उसके लिए कोई डेंसर है, और कोई चीज डेंसर कब तक है, जब तक उसके लिए कोई रेयरर है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे। ठीक, चलिए अब हम मेन कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइट जब रेयर से डेंसर की ओर जाती है, ठीक है, तो रूल ऑफ बेंडिंग देख लो। रूल ऑफ बेंडिंग का रूल क्या है, बेंडिंग का रूल ये है कि जब लाइट रे, जैसे ये मैंने ले लिया रेयरर और ये ले लिया डेंसर, और जब लाइट रे रेयर से डेंसर की ओर जाएगी, रेयर से कहां की ओर जाएगी, डेंसर की ओर। जैसे देखना, ये
कोई रे है और ये नॉर्मल से आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो अब देखेंगे ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है? नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो डेंसर में जाने पे ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंगल आर होगा वो छोटा होगा आई से, क्योंकि ये बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ। ठीक है, अब देखेंगे ये वाली चीज। नाउ देखिए, अब ये तो बेंडिंग होगी, ठीक है, गेटिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं रूल फॉर गेटिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे ये रे है, इंसिडेंट करो, ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है? डेंसर मीडियम है, और ये है रेयरर। आप कहने को तो इसे ग्लास ले सकते हो और इसे वाटर ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, अगर मान के चलो ग्लास से कोई भी रे इंसिडेंट होती है आई एंगल पे, तो देखना ये क्या हो जाएगी? वाटर एक रेयर मीडियम है तो अवे हो जाएगी, दूर चली जाएगी। ठीक है, रास्ता ये था, एक्चुअल में डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही थी, वो अपने डायरेक्शन से भटक गई, क्योंकि वाटर ने क्या किया? वाटर ने, है ना, वाटर ने क्या किया कि इसको अवे कर दिया। ठीक, तो यहां पे जो आर एंगल होगा वो क्या होगा? आई से बड़ा होगा। ठीक है, तो आप इस बात को आई होप समझ गए होंगे, 10th स्टैंडर्ड की ये चीजें हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद रिफ्रैक्शन होता है ना। इसके दो लॉ होते हैं। लॉ वो चीज होती है जो पहले से फिक्स है, पहले से ऑब्जर्व की गई है नेचर में, और वही चीज लिख दी जाती है। ठीक, तो देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जैसे ये रे है, ओके, और ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब मैं कह रहा हूं यहां पे, इंटरफेस का मतलब समझिए कि जब दो मीडियम जहां पे मिलते हैं उस प्लेन को, दो मीडियम जहां पे मिलते हैं उस प्लेन को हम इंटरफेस कहते हैं। जैसे ये एयर है और ये है वाटर, तो एयर है ऊपर और वाटर नीचे, तो ये वाला जो इंटरफेस होता है ना, तो यहां पे ये जो प्लेन होता है, ऐसे सरफेस जो होती है जो एयर से टच हो रही है वाटर की, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। और ये नॉर्मल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जाता है। अगर यहाँ से कोई आई एंगल पे कोई रे इंसिडेंट करी, हमने कोई भी रे इंसिडेंट करी, तो रे क्या होगी? नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रही है, ओके। अच्छा, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात है इसमें? देखो हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी, रे इधर गई और इधर की ओर झुक गई, मतलब ये सारा काम एक ही प्लेन में हो रहा है। देखो ऐसा नहीं है रे ऐसे गई और इधर की तरफ नहीं गई, वो रे ऐसे आ रही है और ऐसे, या फिर बेंड हो रही है ऐसे। ऐसा नहीं है कि रे ऐसे आई और इधर चली गई, नहीं, रे एक ही प्लेन में काम कर रही है, रे एक ही प्लेन में चल रही है। ठीक, तो यहां पे लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, ठीक, रिफ्रैक्टेड रे, ये रे को रिफ्रैक्टेड रे कह दिया जाता है, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, ठीक। तो ये आपका पहला लॉ हो जाता है। तो पहले लॉ को आप लिख लीजिए और इसके नोट्स मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे फोन नंबर पर कॉल कर लेना। ये नंबर है 8445929264, ठीक है। इस पे मैसेज भी डाल देना, व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, वहां से आप इसके नोट्स भी ले सकते हो, ठीक। चलो मिटाते हैं ना। अब आता है इसका सेकंड लॉ आता है इसका, ओके। देखो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सेकंड लॉ में देखो, ये कोई भी इंटरफेस है किन्हीं दो मीडियम का, ये कोई एयर मान लो और ये मान लो वाटर,
ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा और आगे तक ले लेते हैं। ठीक, ये दूसरा नॉर्मल ले लिया और ये तीसरा नॉर्मल ले लिया। ओके, और ये सब नीचे वाटर है। ओके, ये नीचे वाटर है। ठीक, अब आप देखो यहां से किसी भी एंगल I1 पे कोई हमने रे इंसिडेंट करी ऐसे, तो वाटर ने क्या किया, इसे नॉर्मल की ओर झुका दिया। वाटर डेंसर है ना इस वजह से, तो वाटर ने इसे अपनी ओर झुका दिया। तो मान के चलो I1 एंगल हमने यहां पे रखा और यहां पे R1 हमें प्राप्त हुआ। अब I2 एंगल पे हमने इंसिडेंस किया किसी भी रे का यहां पे, और यहां पे मिला हमें कोई भी एंगल R2। अब ऐसे ही सिमिलरली हमने यहां पे किया, I3 एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला वो मिला R3। ठीक, तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि इसका साइन निकालो। देखो साइन ऑफ इंसिडेंस I1 और इसका भी साइन निकालो, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन वाले का, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इन दोनों का निकालो रेशियो। अब इस केस में भी ऐसा ही करो, साइन ऑफ I2 साइन ऑफ R2। अब इनका भी रेशियो निकालो, साइन ऑफ I3 एंड साइन ऑफ R3। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन निकाला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन निकाला और उन दोनों का किया रेशियो। ऐसे इस केस में किया, ऐसे ही इस केस में किया, तो ये तीनों क्या आए, बराबर आए। तीनों क्या आए, बराबर, और यहीं से लॉ बन गया। और भी इसमें इंसिडेंस ले लेते, जैसे I4 पे I5 पे, है ना, इंसिडेंस ले लेते और फिर रिफ्रैक्शन का साइन लेके और इंसिडेंस का साइन लेके दोनों का अगर हम रेशियो निकालते, फिर वो बराबर आ रहा था। ऐसा ही बराबर आ रहा था, बार बार बराबर आ रहा था। तो ये भी एक लॉ फिक्स कर दिया कि ऐसा फॉलो होगा ही, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसी लॉ को क्या कह दिया कि साइन ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, इज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इंसिडेंस ये है, रिफ्रैक्शन ये है, ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ओके, तो ये हो जाता है आपका सेकंड लॉ, और इसी लॉ को नाम दे दिया जाता है स्नेल्स लॉ। इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ओके, तो स्नेल्स लॉ ये हो गया। अच्छा, एक और चीज देखते हैं इससे आगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पॉज करके भी आप इसे दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ अब देखिए, अभी अभी जैसा मैंने बताया, मान के चलो ये आई एंगल है और ये रिफ्रैक्शन हो गया आर एंगल पे, तो ये होता है स्नेल्स लॉ, कांस्टेंट, और यहां पे इस कांस्टेंट को कहते हैं म्यू। ठीक है, म्यू, जिसको नाम दे दिया जाता है कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एक्चुअल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो इस लाइट को बेंड कर रहा है, लाइट को अपनी तरफ झुका रहा है, नॉर्मल की तरफ झुका रहा है, ये उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है। तो मीडियम ये 2 है और ये मीडियम 1 है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना 2 का है, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2 का, जो उस रे को बेंड कर रहा है नॉर्मल की तरफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ओके, तो इसको हम कह देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ओके, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या होता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड क्यों होती है, या फिर फ्रॉम द नॉर्मल अवे क्यों जाती है, ऐसा होता क्यों है।
ठीक, तो रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन देखते हैं। ओके, रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन क्या होता है? रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तो रीजन क्या है इसका? डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडिया। ओके, तो डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में, इस वजह से लाइट नॉर्मल की ओर बेंड होगी या अवे होगी। अब देख लीजिए, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, समझिए कैसे। देखो, मैं दोनों मीडियम को समान हाइट का ले रहा हूं। ओके, लो जी, ये भी और ये भी दोनों हाइट मैंने समान ले ली। ठीक है, चलिए ये दो मीडियम ले लिए। ठीक, एक चीज समझिए, मैंने क्या कहा है? डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, तो स्पीड का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब होता है एक सेकंड में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक, तो अगर मान के चलो एक सेकंड में लाइट है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है तो ज्यादा स्पीड है। अगर लाइट एक सेकंड में कम डिस्टेंस कवर कर रही है तो इसका मतलब है वो स्पीड कम है उसकी। ठीक, तो देखिए नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया यहां पे, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक, अब ये लाइट यहां से चली, एंगल ले लिया जो भी है आई। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, पहले एक और बात यहां पे समझ लो अलग से, ये है कि जो डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम, तो जो स्पीड होती है वो डेंसर में जो होती है वो क्या होती है? कम होती है, जबकि स्पीड जो रेयरर मीडियम में होती है वो ज्यादा होती है। मतलब एक सेकंड में चली गई दूरी रेयर मीडियम में ज्यादा होगी और एक सेकंड में चली गई दूरी डेंसर मीडियम में कम होगी। तो आइए उसे यहां से रिलेट करते हैं। रे हमने यहां से इंसिडेंट करी, ठीक, तो ये रेयरर मीडियम है। कैसा है? रेयरर मीडियम है। तो एक सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, ये रेयरर मीडियम है। अच्छा, अगले एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। तो ये जो डिस्टेंस कम करेंगे तो इसको नॉर्मल की तरफ बेंड होना पड़ेगा, तब ये डिस्टेंस कवर होगी। ठीक, तो ये छोटी डिस्टेंस, ये बड़ी डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, एक सेकंड में चली गई दूरी ज्यादा। स्पीड कम है डेंसर मीडियम में, तो एक सेकंड में चली गई दूरी कम, तो ये इधर हो गई। ठीक, तो बेंड यहाँ पे इस वजह से ये हो जाती है। ठीक, मतलब एक तरह से मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन तो यही है। ओके, तो ये आर हो गया, एंगल आर। ठीक, अगर मान के चलो डेंसर से रेयर जाती, ये मान के चलो डेंसर है और ये रेयरर है, ये रेयरर है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये डेंसर मीडियम हो गया। अगर रे इस एंगल पे डाल लो तो अब ये दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्पीड एक सेकंड में, ये डिस्टेंस जो कवर वो ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा कब होगी? जब ये दूर जाएगी। अगर ये मान के चलो पास आ जाती तो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कम हो जाती। ठीक, तो ये आई एंगल, ये आर एंगल। तो यही रीज़न होता है रिफ्रैक्शन का कि लाइट अपना रास्ता क्यों चेंज कर लेती है। तो मैथमेटिकली यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक, नाउ ओके। अच्छा, तो अभी अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड की टर्म्स में भी निकाला जाता है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है, उसकी चर्चा करते हैं। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक ये मान लीजिए, जाने क्या ये वो स्ट्रेंथ है जो रे को बेंड कर रही है, किसी भी मीडियम की वो स्ट्रेंथ जो उस रे को बेंड कर रही है नॉर्मल की ओर। आप इस तरीके से ले सकते हो। तो ये मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक, देखो कैसे, ये नॉर्मल है, ये इंटरफेस ले लिया। ओके,
और रे ऐसे आई आई एंगल पे और चली गई आर एंगल पे, ठीक। यहाँ पे स्पीड v1 है और यहाँ पे स्पीड v2 है रे की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना इस मीडियम 2 का, ये मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2, ठीक है, v1 अपॉन v2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है पहले मीडियम में कितनी स्पीड है और उसकी दूसरे मीडियम में उस रे की कितनी स्पीड है, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस तरीके से भी निकालते हैं, ओके। अब देखिए बेटा, देखो इस मीडियम में जो ये जो मीडियम है ना, अब रे की डायरेक्शन मान के चलो ऐसे कर दो, रे ऐसे डालोगे ऐसे चली जाएगी, ठीक, रे की डायरेक्शन ऐसे करो, तो ये एंगल है यहाँ पे आई और ये एंगल है आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहाँ से रे जा रही है, रे यहाँ से और इस मीडियम में जा रही है, जिस मीडियम में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रे इस मीडियम में जा रही है m1 में, कहाँ से, m2 से m1 में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, जहां से गई वहां की स्पीड और जहां पे पहुंची वहां की स्पीड। देखो पहले में भी तो मैंने वही किया था, पहले केस में भी तो मैंने वही किया था, है ना। तो इक्वेशन सेकंड हो गई है, ओके, इक्वेशन सेकंड हो गई। तो यहां पे, ठीक, तो आप इसका ध्यान रखना कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो ऊपर, ठीक है, और जिसका निकालते हैं वो नीचे स्पीड आ जाती है। तो ये बात आ गई। अच्छा, अगर इन दोनों का इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक रिजल्ट निकल के आता है, वो देखिए रिजल्ट ये निकल के आता है, अगर फर्स्ट का मल्टीप्लाई करो सेकंड से, तो μ21 इंटू μ12 इक्वल्स टू क्या हो गया, v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1। तो यहां से ये 1 निकल के आता है, क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। तो μ21 इंटू μ12 इक्वल्स टू 1, ये 1 निकल के आता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 क्या होगा, इसको नीचे ले जाओ 1 अपॉन μ12, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओके ओके। अब देखो फॉर्मूला क्या बन के आता है, फॉर्मूला बना देखो फॉर्मूला कितने हो गए। अब अभी अभी मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 का एक फॉर्मूला तो ये था, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, और एक फॉर्मूला मैंने ये बता दिया कि v1 अपॉन v2। अब फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ओके, ठीक। चलिए इसके अलावा एक और चीज, वो चीज देख लेते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, मेरे पास एक क्वेश्चन रखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि कोई भी ग्लास है ना, ग्लास है और उसमें लाइट की जो ग्लास में, कांच में जो स्पीड होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, और जो वाटर है उसमें इसकी स्पीड होती है लाइट की 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपसे बोला जाता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, आपसे ये पूछा जाता है, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो देखिए वाटर है, वाटर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो वाटर की वेलोसिटी पहले अपॉन
गिलास की पूछ रहा है तो गिलास में वेलोसिटी अपॉन में आ जाएगी। ओके, तो देखना 2.25 इंटू 10⁸ अपॉन में कितना हो गया 2 इंटू 10⁸, ये कैंसिल ये कैंसिल, देखना 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 125 ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ओके, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है? अरे यार यूनिट क्या होगी, देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, अपॉन में भी मीटर पर सेकेंड, खत्म। इसका मतलब नो यूनिट, नो यूनिट का मतलब डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, ये क्वांटिटी होती है वो यूनिटलेस होती है। ओके, तो आपको सिर्फ नंबर्स में ही बता देना है इसको, तो ओके। अच्छा, अगर आपसे इसके उलट पूछने लग जाए, वो बोले कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आपके पास दो तरीके बनते हैं, ठीक है, आप इसे दोनों तरीकों से भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके एडवांस तक जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अभी ये मत कहना कि सर बड़ा आसान सा क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी बहुत बड़का बड़का क्वेश्चन कराएंगे। देखो कैसे, ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर वेलोसिटी ग्लास की कर दो, नीचे वेलोसिटी वाटर की कर दो, ये फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन ग्लास हमें गिवन है क्वेश्चन में इतनी है, और वेलोसिटी इन वाटर कितनी है 2.25, देखो ज़्यादा है वाटर में ज़्यादा है, दे रखी है ज़्यादा, उसने भी इस चीज़ का ध्यान रखा है, क्योंकि 2.25 वाटर में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ग्लास डेंसर है तो उसमें स्पीड कम होगी, ठीक। देखो तो 2/1.25, ओके, चाहो तो इसमें हटा दो, इसको 2 जीरो से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, ठीक है, तो देखो 5 बन जा 5, ओके, तो शायद इसमें 0.8 आंसर आ रहा है, तो कहीं हम कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं कर रहे? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इंटू 10⁻, चलो जो भी है आप निकाल के देखना है ना, कैलकुलेट करके देखना, ये 1.88 आएगा, ठीक है, 1.88 आएगा, आप इसे सॉल्व करके देखना, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.88 आप इसे सॉल्व करके देख लेना, 0.88 सॉरी 0.88, ओके। हाँ, नेक्स्ट, अब आप देखिए इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, देखो वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, अभी अभी मैंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो अभी अभी ये हम निकाल के चुके हैं, ये कितना निकला था 1.125, अभी अभी निकाल के चुके हैं, अभी बोर्ड मिटा दिया मैंने, ठीक, तो यहाँ पर रखना 1.125, तो देखना इतना ही आएगा, सॉल्व कर लेना यही आंसर आएगा, ठीक। तो हम इस तरीके से भी निकाल लिया, इस तरीके से भी से निकाले, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा, ठीक है। चलो नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देख लो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे करेंगे, ठीक। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला मीडियम है ना हमेशा स्पेस लिया जाता है या वैक्यूम लिया जाता है, ठीक। देखो कैसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम का बोल दो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो उसमें आपको ये नहीं बोलेगा विद रेस्पेक्ट टू किसके, तो वो विद रेस्पेक्ट टू हमेशा वैक्यूम के ही माना जाता है, ठीक है। जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है तो इसका मतलब पहला मीडियम हमेशा आपका वैक्यूम है वहां पे, तो लीजिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, ओके। तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको V1/V2, पहला मीडियम क्या है वैक्यूम, जैसे लो जी ये कांच है, ये पूरा कांच है, ओके, ग्लास है ये, ठीक,
और ये क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम बोल दो, स्पेस बोल दो, ठीक है। लगभग एयर भी बोल सकते हो क्योंकि एयर और इन सब का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो सबका बराबर आता है, ठीक। और ये मीडियम है आपका, ठीक है, ये मीडियम है जो कि मैंने ग्लास लिया है। यहां पे आई एंगल है और ये बेंड हो गया ऐसे, ठीक। तो यहां पे जो स्पीड थी v1, तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट c होगी, और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में होती है वो होगी। भाई लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, तो स्पेस में तो हमेशा वो 3 × 10⁸ ही रहती है। वो कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। जैसे ही वो मीडियम में आएगी वो चेंज हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, तो यहाँ पे वही लेते हैं। तो पहला मीडियम क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, और दूसरा मीडियम जो उस मीडियम में होती है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाल लिया, चाहे एम की जगह पे ग्लास लिख दो, चाहे डायमंड लिख दो, चाहे वाटर लिख दो, ओके, सिंपल है। अगर आपको बोले कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सी ही होती है, बोले तो इतनी ही होती है, ठीक, अपॉन, और एयर अपॉन मीडियम, मीडियम एयर ही है, तो एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं, तो पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम भी एयर हो गया, तो इस वजह से दोनों में स्पीड सेम रहेगी, और इसको 1 कर देंगे। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, 1, ओके। तो जब जब मेरे मुंह से ये निकले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तब आप समझना कि वो एब्सोल्यूट ही है, पहला मीडियम उसका एयर है या फिर पहला मीडियम स्पेस वैक्यूम है, ओके। चलो अब देखते हैं कुछ नया, है ना। इसके कुछ इफेक्ट आ जाते हैं, रिफ्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन देख लीजिए, रिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या होता है, रिफ्रैक्शन का इफेक्ट, वाह वाह। तो देखो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या होगा, कई जगह पे इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे आपको लगेगा गड्ढे में पानी भर रहा है, आपको लगेगा कि गड्ढा ज़्यादा गहरा नहीं है, और आपने जैसे ही पैर रखा और आपका पैर अंदर तक चला गया, डूब, आपके कपड़े भी भीग गए, निक्कर भी भीग गया आपका। तो एक्चुअल में ये जो फिनोमिना होती है ये किस पे बेस्ड होती है, रिफ्रैक्शन पे होती है। आपको जो पानी के अंदर जो बॉटम है ना, जैसे कोई मान के चलो टब है, टब काफ़ी गहरा है ना, और बड़ा सा टब आता है ना, वो काफ़ी गहरा है, और आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि इसका तल तो ऊपर है, पर लेकिन जैसे ही हाथ डालोगे तो आपका हाथ काफ़ी अंदर तक चला जाएगा उसमें, ठीक है। तो उसकी डेप्थ है ना रियलिटी में ज़्यादा होती है, दिखती वो हमें कम है। तो ये घटना भी किसके लिए, किसकी वजह से होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन की कुछ घटनाएं देखेंगे, फिर मैं एक घटना को किसी कैलकुलेशन के साथ कराऊंगा, और उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल होंगे, अलग से टॉपिक बना देंगे उसके लिए, है ना, उसे कह देंगे अपेरेंट डेप्थ। तो फिलहाल अभी इसके इफेक्ट पढ़ लीजिए जो थ्योरेटिकली आपके आते हैं और आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, वो देख लीजिए। तो चलो, तो पहला मैं आपको इफेक्ट करा रहा हूं, देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट इफेक्ट क्या है कि मान के चलो इसमें वाटर भर रहा है, इसमें वाटर भर रहा है, इसमें कोई भी कॉइन पड़ा है, कॉइन पड़ा है, आपने, आपका मन किया लूटने का, बोले नीचे से निकालना है कॉइन, आपको तो ये यहाँ पे लगेगा, पर आपने जैसे ही हाथ डाला तो आपका हाथ यहाँ तक चला गया, तो ये तो इसकी रियल डेप्थ हो गई, क्या हो गई, रियल। और ये जो डेप्थ जो आपको नजर आ रही है ये अपेरेंट डेप्थ हो गई, अपेरेंट डेप्थ हो गई, अपेरेंट डेप्थ हो गई, ओके। एक सेकंड रुको, यस, हाँ। तो अब इसका देखो, ये जो इफेक्ट होता है ना, ये इफेक्ट डेप्थ ज्यादा है, दिख आपको कम रही है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ओके। तो चलो देखो, तो थोड़ा सा इसका ज्योमेट्री बता देता हूं मैं आपको, है ना। जैसे ये कॉइन है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ओके, ये कॉइन है, देखो रे यहां से चलेगी, रे यहां से चली, और इस इंटरफेस पे आके रे ने झुका लिया,
मतलब अवे कर लिया, दूर कर लिया, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है, क्योंकि ये डेंसर है और ये रेयरर है। ओके, तो अवे जाएगी नॉर्मल से, ठीक। तो अच्छा, तो अवे मैं थोड़ा सा ऐसे भेजता हूँ, है ना, अरे यार ठीक है, ऐसे भेज देता हूँ। ओके, चलिए, अच्छा एक रे ऐसे जाएगी ऊपर, मैं 2 रे ले रहा हूँ रेफरेंस के लिए, मैं 2 रे ले लेता हूँ, जाएंगी तो बहुत सारी, रेफरेंस के लिए 2 रे ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ऐसा लगेगा, यहाँ पे आप आई लगा के बैठे हो, ये आपकी यहाँ पे आई है, तो आई पे ये दोनों रे जाएंगी और आपको लगेगा दोनों रे कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से, ये पीछे ऐसे, इस जगह से। ये रे आपको ऐसी लगेगी, ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ऐसे आपको फील होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक। तो इसका मतलब है कि बॉटम बोल दो या कोइन एट बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक appears to be raised, तो ये जो कॉइन है इसके जो बॉटम पे रखा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा कि ये ऊपर है, ठीक। इसकी सिर्फ ये डेप्थ आपको फील होगी रियलिटी में, जबकि इतनी है, ठीक। नाउ अब इसका हम देखते हैं सेकंड इफेक्ट। मिटा दूं, मिटा दिया, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो ना, इस वजह से मिटा दिया। चलो नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखो, जैसे पोर्शन ऑफ ए पेंसिल इमर्ज्ड इनटू ए वाटर appears to be bent। हाँ, ये क्या बात हो गई, देखो ये एक टब है, इस टब में कोई भी लिक्विड फिल्ड है, मैं तो वाटर ले रहा हूं, ठीक है, ये लिक्विड कोई फिल्ड हो गया। अब इसमें कोई भी पेंसिल लगा दो, ऐसे ऐसे, पेंसिल तो ऐसे होती है ना जी, लो जी पेंसिल तो ऐसे, ठीक है। आपको क्या लगेगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं पेंसिल को, लो जी कर दी बड़ी, ठीक है। ये पेंसिल, अरे यार पेंसिल थोड़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं बन गई, हाँ अरे यार चलो मैं कोई नहीं, दोबारा बना देता हूँ ऐसे, ठीक, ऐसे बना देता हूँ। बहुत बढ़िया ड्राइंग है मेरी, देखो ये पेंसिल बना दी, ठीक है, ठीक है। आपको कैसा लगेगा, देखो ये रे है ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, ठीक। तो ये रे मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर ले रहा हूं, ठीक। तो एक रे इससे ऐसे गई और एक रे इससे ऐसे गई, ठीक। ये दोनों नॉर्मल बना लो, नॉर्मल बनाने के बाद ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी ऐसे, और यहाँ पे आप आई लगा के बैठे हो, आंख से देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि ये रे पीछे कहीं यहाँ से आ रही है, ठीक, ऐसे ऐसे फील होगा आपको, ये यहाँ से आ रही है क्या, तो ये आपको पेन ऐसे उठी हुई नजर आएगी, ठीक है। आपको पेन ये वाली कैसी उठी हुई ऊपर की तरफ है ना, पेन जाने का टूट गई है, बीच में से झुक गई है, ऐसी नजर आती है पेन, आप घर पे भी देख सकते हो करके, ठीक है। तो सिंपल ये फिनोमेना है। तो ये रिफ्रैक्शन पे, देखो रे इधर हो गई है ना, बेंड हो गई है ना, तो ये रिफ्रैक्शन पे ही बेस्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक और चीज है, ठीक, मिटा रहा हूं इसको, थर्ड लेके आ रहा हूं, ठीक। एक और है, वो देख लो, है ना, वो देखो, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, वाह 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 वाह, जैसे ये एक स्टार है ना, स्टार है, और ये धरती मैया है, तुम यहाँ पे खड़े हो, रे देखो क्या करेगी, धरती के चारों ओर एटमॉस्फेयर होता है ना, धरती के चारों ओर क्या होता है, एटमॉस्फेयर।
तो लो जी, धरती पे एटमॉस्फेयर है, ये धरती के चारों ओर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब हवा, वाष्प, धूल, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें एटमॉस्फेयर में, ठीक है, गैसेस आ जाती हैं बहुत सारी। तो ये धरती हो गई, अर्थ। यहाँ पे तुम खड़े हो, अब देखो इससे रे आएगी, रे इससे ऐसे आई, ऐसे आई, अब इसने झुक गई, ऐसे झुक गई, क्यों? क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, किसमें? डेंसर में। तो डेंसर में आने पर नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो नॉर्मल की ओर अगर बेंड होगी तो आपको तो ऐसा फील होगा ना कि ये कहाँ से आ रही है, ये यहां से आ रही है, ठीक, यहां से आ रही है। रे कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। और आपको स्टार यहां की बजाय कहां दिखेगा? यहां। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर हटे तो अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर होता है वो हर जगह पे सेम थोड़ी ना डेंसिटी का होता, कहीं पे कम डेंसिटी, कहीं पे ज्यादा डेंसिटी। तो कभी वो यहां पे दिखेगा, तो कभी यहां पे, कभी यहां पे, तो कभी यहां पे। अभी मान के चलो ऊपर हवा चलने लग गई तेजी से, है ना, बहुत सारी हवाएं, गैसेस आ गई, डेंसर मीडियम हो गया, मीडियम डेंसर हो गया। तो ये जो यहाँ की कंडीशंस थी वो बदल गई। अब ज्यादा डेंस हो गई रे या कम डेंस हो गई, मान के तो ज्यादा, अगर ये ज्यादा डेंस हो गया थोड़ी देर बाद मौसम बदलने पे, तो थोड़ी देर बाद, है ना, डेंसर ज्यादा यहाँ पे हवा ववा आ गई, तो ज्यादा डेंस होने पे ज्यादा झुका लेगा इस रे को, अर्थ का एटमॉस्फेयर ज्यादा झुका लेगा, तो यहाँ की बजाय यहाँ दिखेगा, यहाँ की बजाय यहाँ दिखेगा, यहाँ की बजाय यहाँ दिखेगा, कभी कुछ डेंसिटी पे, कभी कहीं कुछ डेंसिटी पे कहीं, ऐसे करके पोजीशन बनेगी उसकी स्टार की। तो मतलब ट्विंकलिंग भी हो जाएगी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। कभी यहाँ पे टिमटिमा रहा है, कभी यहाँ पे टिमटिमा रहा है, कभी यहाँ पे टिमटिमा रहा है। तो जो स्टार होता है ना, उसकी जो ट्विंकलिंग होती है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन। गॉट इट? दैट्स वाई आपको, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और अपनी रियल हाइट से भी ऊपर दिखाई देते हैं वो स्टार। यहाँ पे चमक वहां पे रहा, थोड़ी देर यहाँ पे चमकेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे चमकेगा, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस, ये भी रिफ्रैक्शन का ही इफेक्ट होता है। ओके, ट्विंकलिंग ड्यू टू व्हाट? ट्विंकलिंग is due to variation in the density of atmosphere of earth, atmosphere of earth। इंक पड़ गई है फीकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टॉपिक तो फिर भी पढ़ाऊंगा, दूसरा भी मार्कर है। नेक्स्ट, हाँ एक और देख लो, सन जो सेट होता है ना, रियलिटी में पहले सेट हो जाता है और 2 मिनट बाद भी कोई भी देख सकता है सनसेट होता होगा। एक और बात, सनराइज होता है 2 मिनट पहले कोई भी देख सकता है उसे, बस जाना करना क्या होगा, समुंदर के किनारे पे खड़ा होना पड़ेगा। कैसे? देखो उसे कैसे खड़ा होना पड़ेगा, अब इसकी पूरी कंडीशन समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे, ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारा, नंबर तो मैं भूल गया, जो भी है शायद 4th होगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये मान के चलो ये है सूरज, ये है सूरज, सूरज तपता हुआ सूरज, ये है धरती मैया। अब तुम ये कह रहे होंगे धरती छोटी, धरती बड़ी बना दी, सूरज छोटा बना दिया। भैया बहुत दूर है, मैं धरती से छोटा दिखता है, ठीक। धरती घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। मैंने इसका एक्सेस ऐसे माना है यूं, तो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे हो गया, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैंने इसका एक्सेस ऐसे माना है यूं। अब ऐसे मानते तो बहुत सारे लोग टीवी में भी देखते हैं ऐसे मानते हैं, पर यार मैंने तो सुविधा के लिए ऐसे माना है, ठीक। देखो नॉर्थ साउथ, ठीक। अच्छा जी, आप पहले यहां पे हो, ठीक, आप यहां पे हो, यहां पे खड़े हो, आप गिरोगे नहीं, ग्रेविटी खींच रही है आपको, ठीक है। ये अर्थ है,
नहीं ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब वेस्ट टू ईस्ट, अब देखो वेस्ट टू ईस्ट में ऐसे घुमा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सेस यहाँ पे माना बीचों बीच में ऐसे, तो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ वेस्ट टू ईस्ट, रोटेट कर रहा हूँ। दिन रात रोटेशन की वजह से होते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन की वजह से एक साल होता है। एक चक्कर पूरा लगा दिया, एक साल हो गई। एक रोटेशन पूरा कर दिया तो 24 घंटे हो गए, उसमें दिन भी आ गया और रात भी आ गई। देखो कैसे, सूरज ने रे डाली ऐसे, सूरज से रे ऐसे जाती है, ठीक। अभी आप यहां पे हो, ठीक है, जब आप यहां पहुंच जाएंगे, रात के 12 बज रहे हैं मान के चलो, 12 एट नाइट, 12 एट नाइट, ठीक। अब 12 बजे से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो 6 बजे लगभग 5 बजे आप यहाँ पे आ जाओगे, 5 बजे यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। सूरज की टाइमिंग है 6 बजे की, तो थोड़ा सा और आगे आगे, मतलब ये है कि यहाँ पे रे ऐसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक। सूरज की टाइमिंग है ना, सूरज की जो आपको दिखने की टाइमिंग है, देखो वो यहाँ पे आएगा तब है, पर एक्चुअल में क्या है, यहाँ से रे गई, धरती के एटमॉस्फेयर ने क्या किया, झुका दिया, इस ऐसे झुका दिया, धरती के एटमॉस्फेयर ने इसको झुका दिया, इस रे को झुका दिया, एटमॉस्फेयर ने ऐसे झुका दिया इसको, ये धरती का एटमॉस्फेयर है। लो जी, ऐसे करके रे गई, मैं एक बार फिर बना देता हूँ, लो, ठीक है, और इसकी तरफ झुका दिया, नॉर्मल की तरफ ऐसे झुका दिया, एटमॉस्फेयर ने उसे झुका के देखो, अब ये उसके आंख पे चली गई, जबकि सामने नहीं है सूरज, अभी राइज नहीं हुआ, ठीक। राइज कब होगा, जब कोई यहाँ पे आ जाएगा, पर लेकिन वो व्यक्ति सूरज से छिपा हुआ है और फिर भी उसको सनराइज 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, इसी वजह से, ठीक। अच्छा जी, तो आपको राइज क्लियर हुआ। अच्छा, घूम के आप जब देखो यहाँ पे पहुंचे, ठीक, यहाँ पे पहुंचे आप घूम के, ओके, ये धरती, ये आपके हाथ, ये सिर, जब आप यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, तो आपको सूरज बिल्कुल सिर पे आ रहा है, इसका मतलब है दोपहर हो गई। अब जैसे शाम होगी तो आप ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, तो सन तो सेट हो गया यहाँ पे, देखो कहाँ है, सामने कहाँ है सन, बट फिर भी आपको सनसेट दिखेगा, क्यों, क्योंकि देखो रे ऐसे गई इस एटमॉस्फेयर में, और इस एटमॉस्फेयर ने अपनी ओर झुका दी ऐसे करके, तो आपकी आंख पे रे चली गई, तो आपको यहाँ पे सन अभी भी कहाँ दिखेगा, ओहो हो, यहाँ पे दिखेगा आपको सन, ऐसा लगेगा कि सन तो ये रहा, ऐसे यहाँ पे था, रे ऐसे है, ऐसे झुक गई, तो आपको ऐसा लगेगा कि सन यहाँ पे, राइज के समय की बात कर रहा हूँ, ये राइज और ये सेट, ठीक है। तो सन सेट हो गया, आप देखो सन तो यहाँ पे सामने, यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे अमेरिका, तो अमेरिका में तो क्या है, अंधेरा, इंडिया में क्या है, उजाला, तुम अमेरिका में हो, बहुत बड़ी बात है, सैंटियागो, मुझे तो पता नहीं क्या बोल दिया। अब देखो यहाँ पे, ये आप अमेरिका में हो, तो देखो ऐसे रे गई, छी उस कॉन्सेप्ट में मत जाना, रे ऐसे गई, यहाँ से बेंड हो गई और आपकी आंख पे आ गई, तो आपको ऐसा लगेगा सूरज यहाँ पे है, ओके, राइज नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसे ही सूरज राइज नहीं हुआ, पर फिर भी आपको दिख गया, ठीक है। तो दिस फिनोमिना इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन। आज का लेक्चर करते यहीं समाप्त, इससे अगले वाला लेक्चर बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना, पूरा ये जो मैंने बताया ना, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, इन दोनों का टॉप का रिलेशन, बहुत अच्छी अप्रोच, एक बोले तो क्या कहते हैं ना, बेसिक टू एडवांस पे जाना है हमें, बेसिक टू एडवांस, तो मैंने उसके लिए एक पूरा लेक्चर सेपरेट रखा हुआ है। दूसरी वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट बात एक और ध्यान रखिएगा, जिसने भी नोट्स लेने हैं, जिसने भी पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जिसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करिए 8445929264, या फिर मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, जिससे मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और वहाँ से आप लोग नोट्स को ले सकते हैं। सारी चीज़ आपको वीडियो प्लस PDF सॉल्यूशन में मिलेगी। पढ़ाई करना आपकी जिम्मेदारी। गॉट इट?
परिवार छोटा है, परिवार को बड़ा करिए। ठीक, लाइक का भी बटन हो सकता है, सब्सक्राइब का भी हो सकता है, दोनों का भरपूर उपयोग करिए। थैंक यू सो मच।